बल्कि अब तो जंगल से अजीब सी आवाजें भी आने लगी थी, पर उन आवाजों को साफ सुन पाना मुमकिन नहीं था। अर्चना और गीता भी उन आवाजों से ध्यान हटाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। पापा, यहाँ तो कोई निशान नहीं है। राहुल ने जंगल से आती हुई हल्की आवाजों को ध्यान ना देते हुए उस जगह के आसपास का मुआयना करते हुए कहा। संग्राम सिंह अब भी आसपास देखने में लगे थे। हो सकता है वो कार से टकराने के बाद उछलकर सड़क किनारे से ढलान से लुढ़क कर नीचे झाड़ियों में चला गया हो। आखिर कार भी तो बहुत स्पीड में थी, वो जरूर बेहोश हो गया होगा, तभी हमारे इतना आवाज देने पर भी सुन नहीं पा रहा है। संग्राम सिंह ने अपना एक और तर्क लगाया और फिर राहुल के हाथ से टॉर्च ली और ढलान की ओर रोशनी फैलाई, लेकिन उस तरफ झाड़ियों के सिवा कुछ नहीं था। पापा, गीता ने कहा, अगर वाकई किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो हमें उस व्यक्ति को ढूंढकर उसकी मदद करनी चाहिए। अगर वाकई वो कोई जानवर नहीं था तो हमें उस व्यक्ति को ढूंढकर उसकी मदद करनी चाहिए। अर्चना ने घबराई और लड़खड़ाई आवाज में कहा, तुम लोग मेरी बात नहीं समझ रहे हो। अर्चना बड़बड़ाने लगी, और कितनी बार कहूँ आप दोनों से, हम फंस गए हैं। पहले ही कहा था जल्दी घर निकल जाना चाहिए, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। देखिए वही सब हो रहा है जिसका कि मुझे डर था। ये शैतानों का काम है। भला कार से टकराने के बाद कोई कैसे उठकर कहीं जा सकता है? और अगर वो सच में कोई इंसान था तो कहाँ गया? और इतनी रात गए जंगल में आखिर कौन होगा? अर्चना सिंह की बातों से संग्राम सिंह आग बबूला हो गए। अर्चना, अब एक लफ्ज भी और कहा तो अच्छा नहीं होगा। अरे एक फौजी की बीवी होकर तुम्हें ऐसी कायरता भरी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? मुसीबत के समय बच्चों को साहस देने के बजाय ये पागलों जैसी बात करती हो। भूत प्रेत तंत्र मंत्र, क्या करूं मैं तुम्हारा? पापा, आपको ये देखना चाहिए। राहुल ने कार के नीचे इशारा करके कुछ दिखाना चाहा। अब कार के उस तरफ सभी लोग आ चुके थे। उधर खून के निशान टायरों तक जा रहे थे। फिर सड़क के दाहिनी तरफ थोड़ी दूर से मिट्टी पर घिसटने के निशान थे। पापा, इसका मतलब आपने ठीक अनुमान लगाया। जो कोई भी हमारी कार से टकराया था वो जरूर सड़क से उछलकर किनारे गिरा होगा। वैसे भी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि ऐसा होना लाजमी है। पापा, हमें देखना होगा, हमें मदद करनी होगी। मैं भगवान से दुआ करती हूँ राहुल कि तुम और पापा जो बोल रहे हो वही सच हो और मैं गलत। अगर ऐसा ना हुआ ना बेटा तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। अर्चना धीरज रखते हुए बोली। गीता ने इसी बात पर अर्चना का हाथ पकड़ लिया और उन्हें हिम्मत दिलवाई कि सब ठीक है। हेलो, अरे कोई सुन रहा है क्या? कोई है वहाँ? कोई है? संग्राम सिंह ने जोरों से चिल्लाना शुरू कर दिया था। सड़क के दोनों तरफ घने जंगलों की तरफ राहुल और संग्राम सिंह आवाज देने लगे। जंगल में उन दोनों की आवाजें गूंजने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उन दोनों को अपनी ओर बुला रहा था, उन्हें उन आवाजों से। पापा, मुझे लगता है वो हमें सुन नहीं पा रहा। वैसे भी सड़क के किनारे की ये ढलान उन झाड़ियों में ही खत्म होती है और हो सकता है वो घायल हो और बेहोशी की हालत में हो। मुझे जाकर देखना होगा। राहुल ने कहा। पापा, मुझे वो टॉर्च दीजिए। आप लोग यहाँ कार के पास रुकिए, मैं नीचे देख कर आता हूँ। राहुल और संग्राम सिंह का अनुमान कितना सही था ये बता पाना मुश्किल था, पर जो उन्हें लग रहा था वो उस पर अमल करने में लगे थे। अर्चना ये बात जानती थी कि बाप बेटे नहीं मानने वाले। इतने अंधेरे में अकेले मत जाओ बेटा, मुझे डर लग रहा है। अपने पापा को भी साथ ले जाओ। अर्चना ने अपनी उसी घबराई आवाज में कहा जिसमें उनका डर और बेटे की चिंता दोनों शामिल थी। मम्मी, आप चिंता मत करो। अगर वहाँ कोई हुआ भी तो मैं पापा को आवाज लगा दूंगा और वो आ जाएंगे मदद के लिए। अभी उस आदमी की मदद करना जरूरी है यार। हमें अब तक पता भी नहीं है कि वो कोई जंगली जानवर ही था या कोई इंसान। खून के धब्बों को देखने के बाद दोनों ही सूरतों में मैं उस जख्मी को यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता। राहुल ने अर्चना को समझाया और फिर संग्राम सिंह से कहा, पापा, आप तब तक यही मदद देखिए। कोई भी गाड़ी आए उसे हाथ दीजिएगा। गीता, तुम मम्मी को संभालो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बस 2 मिनटों में आया। राहुल ये बोलकर सड़क किनारे उन झाड़ियों की तरफ बढ़ गया। अगर वो संग्राम सिंह जैसे फौजी का बेटा ना होता, शायद ही कोई इंसान उस घने काले जंगल में एक भी कदम बढ़ा पाता, क्योंकि वो जंगल कोई मामूली सा जंगल अब तक नहीं लग रहा था। शायद इस अमावस की रात ने इसे ऐसा भयानक बना दिया था जिसे देखकर ही दिल कांप उठे और डरने लगे। इस कहानी
कहानी का अगला अध्याय।